हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल राठौर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि फूड क्या होता है, फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और किस फूड के अंदर किस तरीके का न्यूट्रिएंट मिलता है। मतलब हम ऐसा क्या खाएं कि उससे हमें कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट हमें मिले, या किस फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है। ठीक है। अच्छा, एक पार्टिकुलर फूड के अंदर कोई न्यूट्रिएंट है या नहीं मुझे सपोज़ चेक करना है, तो उसके लिए मैं जो टेस्ट करूँगा वो टेस्ट भी हमें इस चैप्टर में देखने हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और बहुत ही आसान भी है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है इस क्लास का। और इसके अलावा कौन कौन से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, और अगर वो हमें नहीं मिलेंगे तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, मतलब कौन कौन से डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकते हैं और उनसे बचने के लिए हम क्या करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 6 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फूड से। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में ये समझना होगा कि फूड एक्चुअली होता क्या है, फूड क्या होता है और न्यूट्रिएंट क्या होता है। फूड और न्यूट्रिएंट के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये सब चीज़ें सेम ही लगती हैं कि फूड, फूड के इंग्रेडिएंट्स, फूड के कंपोनेंट्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब सेम ही होते हैं, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। फूड अलग चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स अलग चीज़ है। एक्चुअली फूड वो होता है जो भी हम खाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हमारी प्लेट में डिश है, जो भी परोस के हमारे सामने रखा हुआ है, दैट इज़ फूड। अब चाहे वो रोटी है, चाहे वो पनीर की सब्ज़ी है, चाहे वो मीट है, चाहे वो छोले की सब्ज़ी है, जो भी है वो हमारे लिए फूड है। जैसे सपोज़ शेर अगर किसी का मांस खा रहा है, किसी जानवर का, तो उस जानवर का मांस उसके लिए फ़ूड है। अगर चिड़िया दाने खा रही है तो वो दाने चिड़िया के लिए फ़ूड है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम खा रहे हैं, जो भी हमारी डिश है, जो भी हमारी प्लेट में है, वो फूड है। ठीक है। और न्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है कि जो फूड होता है उससे हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। हमारी बॉडी को कुछ केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो केमिकल्स हमको फूड से मिलते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सिंपल सब्सटेंसेस हैं। मतलब जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको हम एज इट इज़ बाहर से खा रहे हैं और हमारी बॉडी में जाने के बाद जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो वो सिंपल सब्सटेंस बन जाता है, तो वो बन जाता है न्यूट्रिएंट। और एक्चुअली हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की ही ज़रूरत होती है और वो हमें मिलते फूड से हैं, इसीलिए हम खाते फूड है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फूड से। फूड इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़। देर आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड वॉट दे हैव डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। तो अलग अलग फूड के अंदर अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और डिटेल में जाएंगे कि किस फूड से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है और किस न्यूट्रिएंट से हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं, या हमको कौन सी एनर्जी मिलती है, या बॉडी बिल्डिंग फूड है, जो भी है, दे ऑल कम टुगेदर टू प्रोवाइड होलसम नरिशमेंट टू अस। अच्छा, जैसे अब फूड का अगर एग्जांपल लिया जाए तो आप लोग देखते हैं, आप लोग दाल खाते हैं, एग खाते हैं, मीट खाते हैं, इसमें प्रोटीन होता है। तो अब जो आप खा रहे हो वो क्या है, दाल है, एग है, मीट है, लेकिन आपको मिल क्या रहा है, मिल तो उससे प्रोटीन रहा है ना। तो प्रोटीन आपके लिए न्यूट्रिएंट है और ये जो दाल, एग और मीट मैंने लिखा हुआ है ये है फूड, क्योंकि इसे आप खा रहे हो। ठीक है। ऐसे ही फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेन्स विटामिन्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि विटामिन जो है वो न्यूट्रिएंट है और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स ये आपके लिए फूड है। ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली सीरियल, पल्सेस, ओट कंटेन प्रीडोमिनेंटली कार्बोहाइड्रेट्स। ऑयल, घी, बटर, चीज़, पोर्क, चॉकलेट, लर्ड एंड क्रीम कंटेन्स फैट। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को फूड समझ में आ गया होगा। फूड एक बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी का। अगर हमको नहीं मिलेगा तो हम ज़िंदा ही नहीं रह पाएंगे। ठीक है। बिना खाने के हम ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि जो भी हम डे टू डे लाइफ में एक्टिविटीज़ करते हैं उन सब के लिए चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी आएगी फूड से। ठीक है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी आप फूड खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी को एक सिंपल सब्सटेंस मिलेगा उस फूड को डाइजेस्ट होने के बाद। यानी जो भी हमने फूड खाया वो पहले तो डाइजेस्ट होगा हमारी बॉडी में जाके, डाइजेस्ट होने के बाद हमारी बॉडी उस फूड से कुछ सिंपल सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब कर लेगी एंड दोज सिंपल सब्सटेंसेस आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है।
और हमारी बॉडी को उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ और डीप में, तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर मुझे फूड ना भी दिया जाए, अगर मुझे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स दिए जाएँ तो मेरा काम चल जाएगा। अब इसका एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉट वगैरह जो स्पेस में जाते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं बहुत सारा खाना अपने साथ लेकर थोड़ी ना जाते हैं। तो वो कुछ दवाइयाँ, कुछ गोलियाँ या कुछ इस तरीके की चीज़ें लेकर जाते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर उनको न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, सपोज़ प्रोटीन चाहिए या कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वो पिल्स खा लेंगे या वो गोलियाँ खा लेंगे, तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बॉडी को तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है ना। तो अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की। तो न्यूट्रिएंट्स कैन बी डिफाइंड एज कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी टू ग्रो, सर्वाइव एंड कैरी ऑन डिफरेंट डेली एक्टिविटीज़। ठीक है, जितनी भी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, चाहे ग्रोथ के लिए हो, चाहे एनर्जी के लिए हो, और जैसे टूट फूट हो जाती है हमारी बॉडी में, जैसे अगर सपोज़ कोई इंजरी है, चोट लग गई है, कट गया है, फट गया है, तो उसको ठीक होने के लिए भी तो चाहिए ना एनर्जी। तो वो सब हमें न्यूट्रिएंट से ही मिलता है। ठीक है, आवर फूड कंटेन्स मेनली 5 मेजर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हाँ, अब कितने टाइप्स के न्यूट्रिएंट होते हैं तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हैं वो 3 हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। ये तो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने पड़ते हैं, मतलब हाई अमाउंट में ये हमारी बॉडी को चाहिए। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट। इसके अलावा हमें विटामिन्स और मिनरल्स भी चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग आगे आगे चैप्टर में देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, या प्रोटीन से क्या मिलता है। तो प्रोटीन एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, या फिर सपोज़ जो ये हमारे विटामिन्स हैं उनसे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, मसूड़े ठीक रहते हैं, दांत मजबूत रहते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए हमारे न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको याद रखने ही पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडिशनली फूड ऑल्सो कंटेन वाटर एंड डाइटरी फाइबर, रफेज, विच आर ऑल्सो रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडीज़। ठीक है, हमारी बॉडी को इन प्रोटीन्स के अलावा सॉरी इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा वाटर और डाइटरी फाइबर भी चाहिए होता है। आप डाइटरी फाइबर की जगह रफेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो वाटर क्यों चाहिए हमारी बॉडी को और ये रफेज क्यों चाहिए, ये हम आगे डील करेंगे। अभी आपको 5 ये न्यूट्रिएंट्स याद करने हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, और इसके अलावा वाटर और रफेज। रफेज को आप डाइटरी फाइबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। तो देखो भाई, कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक एनर्जी गिविंग फूड होता है। मतलब हम डे टू डे लाइफ में जितना भी काम करते हैं जिसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, जिसमें मेहनत लगती है, ठीक है, तो उसके लिए हमको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसा क्या खाएं जिससे हमें एनर्जी मिले, जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट मोस्टली एज स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर, या फ्रूट्स के अंदर, या वेजिटेबल्स के अंदर। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर प्रेजेंट मोस्टली एज अ स्टार्च। दे प्रोवाइड अस विद एनर्जी एंड आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, इसके बाद सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड। तो देखो, जो हम खाना खाते हैं, जैसे जितनी भी सब्जियां हैं ना, सब्जियों में आपको बेसिकली आपको यही मिलेगा: ग्लूकोज, स्टार्च और सेलुलोज। और ये जो सुक्रोज है और फ्रक्टोज है और ग्लूकोज भी, ये आपको बेसिकली मिलेगा फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, तो हमारा जितना भी फूड है उसके अंदर जो हमें कार्बोहाइड्रेट है, वो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलेगा? हमें मिलेगा सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद ऐसा कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनसे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है? तो जितने भी अनाज वाले आइटम है ना, अनाज, अनाज मतलब होता है दाने होते हैं जिसमें। ठीक है, जैसे आपका राइस हो गया, गेहूँ हो गया, व्हीट हो गया, मेज़ हो गया, कॉर्न हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, है ना, ये जितने भी है ना ग्रेन्स अनाज वाले, इन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सब्जियों की अगर बात की जाए तो आपका पोटैटो है, ब्रिंजल है। ब्रिंजल वैसे तो फ्रूट होता है, पर क्योंकि हम उसकी सब्ज़ी बना के खाते हैं इसीलिए मैं उसको वेजिटेबल में काउंट कर रहा था। वैसे जो ब्रिंजल है वो एक फ्रूट होता है। ठीक है, तो वेजिटेबल्स की बात की जाए तो पोटैटो है, स्वीट पोटैटो है, बीन्स हैं, तो इन सब के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत मात्रा में होता है। इसके अलावा ब्रेड जो हम खाते हैं बटर लगा के, ब्रेड हो गया, शुगर केन हो गया। फ्रूट्स की बात की जाए तो बनाना, मैंगो, पपाया, मेलन,
ठीक है, इन सब के अंदर बहुत कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सारे क्या हैं, एनर्जी गिविंग फूड हैं। सपोज़ मैं रोटी खा रहा हूँ, तो रोटी गेहूं की बनी है, गेहूं क्या है, ग्रेन है, तो इसका मतलब रोटी के अंदर भी, चपाती के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। अब इसके बाद एनसीईआरटी के अंदर आप अगर देखेंगे तो आपको दिया हुआ है कि आयोडीन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो आयोडीन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि आपको एनसीईआरटी में ये बताया हुआ है कि किस फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। सपोज़ आपको टेस्ट करना है, तो आप कैसे टेस्ट करोगे? तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डालिए, ठीक है, 10 ड्रॉप्स या 20 ड्रॉप्स, और उस 10-20 ड्रॉप्स के अंदर आपको आयोडीन डालना है, 1 चुटकी 2 चुटकी। ठीक है, वैसे आपको ड्रॉप्स के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि ये केमिस्ट की लैब पे या केमिस्ट्री में, केमिस्ट लैब में आपको लिक्विड फॉर्म में ही मिलता है। तो इस टेस्ट ट्यूब में आप ये आयोडीन डाल दीजिए, और इन 10-20 ड्रॉप्स में जैसे आप आयोडीन डालोगे तो ये बन गया आयोडीन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आपने एक टेस्ट ट्यूब में आयोडीन सॉल्यूशन बना दिया है। अब इस आयोडीन सॉल्यूशन को आप ड्रॉपर से, एक ड्रॉपर होता है ना, उस ड्रॉपर की हेल्प से फूड आइटम पर डालिए। जैसे सपोज़ आपने पोटैटो ले लिया, तो पोटैटो को आपने बीच से काटा और उसके ऊपर आपने कुछ ड्रॉप्स डाल दिया ड्रॉपर से आयोडीन सॉल्यूशन के, जो भी आपने बनाया था। तो आयोडीन सॉल्यूशन जैसे ही आप उस पर डालोगे, वैसे ही आप देखोगे कि अगर फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, मतलब स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट बोलो या स्टार्च बोलो एक ही बात है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के ही फॉर्म में प्रेजेंट होगा, है ना, अभी बताया था ऊपर। तो अगर फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, तो समझ लीजिए कि वो फूड आइटम ब्लू, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें मतलब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कार्बोहाइड्रेट्स, अब देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम्स आर टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। तो इसमें क्या करते हैं हम, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू द सैंपल ऑफ फूड आइटम। इफ़ कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च टर्न्स आयोडीन सॉल्यूशन टू ब्लू ब्लैक, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इज कन्फर्म, ख़त्म। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ गया उस फूड आइटम के ऊपर जैसे हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, तो समझ लो कि उसके अंदर स्टार्च है, यानी कार्बोहाइड्रेट है, ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आयोडीन टेस्ट हमारा हो जाएगा। तो यहाँ तक ये कार्बोहाइड्रेट्स की कहानी थी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, हमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कौन कौन से फूड आइटम से मिलता है। दूसरी चीज़, कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोटीन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, क्योंकि ये एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब ये है कि जितने भी हमारे मसल्स हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब बनते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जितने भी जो बच्चे इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो समझ लीजिए कि जो आपकी टीन एज है ना, टीन एज मतलब 11 से लेकर के 11, 12, 13, मतलब ये जो आपकी ग्रोइंग एज है, यहाँ से लेकर पूरा 19 तक, और बल्कि उसके बाद भी हमें इस एज में, इस एज ग्रुप के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम ग्रो कर रही है, और प्रोटीन सबसे अच्छा बॉडी बिल्डिंग फूड है। ठीक है, तो प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है और ये एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी एंड दस दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो प्रोटीन जो है ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, रिपेयर का मतलब मैंने बताया था ना, चोट लग जाती है, टूट फूट हो जाती है, कट जाता है, फट जाता है, तो वो भी तो ठीक होता है ना, तो उसके लिए भी तो किसी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो होता है प्रोटीन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़, दे ऑल्सो अकाउंट फॉर टफ फाइबर नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। ठीक है, इसके बाद हमें कौन कौन से फूड आइटम से प्रोटीन मिलता है, तो हमारे पास दो तरह के फूड आइटम होते हैं, एक तो जिनका सोर्स प्लांट है और एक वो जिनका सोर्स है एनिमल्स। तो जो फूड आइटम है वो हमें प्लांट से भी मिलते हैं, और कुछ फूड आइटम हमें एनिमल से मिलते हैं। तो एनिमल से कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हमें मिलते हैं जिनसे प्रोटीन मिलता है, तो वो है मिल्क, फिश, मीट, चीज़ और एग। ठीक है, इनसे हमें बहुत सारा प्रोटीन मिलता है, और ये जितने भी फूड आइटम्स है, ये इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स है एनिमल। ठीक है, द मेन सोर्स ऑफ द प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स आर द एनिमल्स, जैसे कि मिल्क है, फिश है, मीट है, चीज़ है, एग है, ये सब एनिमल से मिलता है। और इसके अलावा जो लोग वेजिटेरियन है, जो मीट वगैरह नहीं खाता, अंडा वगैरह नहीं खाते, तो
उनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो उनको मिलेगा वेजिटेबल से, दाल से। तो जितनी भी दालें होती हैं उनके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो ऑल द पल्सेस, बीन, पीस, सोयाबीन, सोयाबीन में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, ठीक है। तो जितनी भी दालें हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, तुअर की दाल, चने, चना हो गया आपका, है ना, इन सब में बहुत प्रोटीन होता है। तो ये सारे बॉडी बिल्डिंग फूड हैं, ठीक है। मैं क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन है, और प्रोटीन एक बहुत ही अच्छा बॉडी बिल्डिंग फूड है। इसके बाद बात करते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो जैसे हमने टेस्ट फॉर आयोडीन किया था, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट किया था, वैसे ही हम करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। मतलब किसी फूड आइटम के अंदर प्रोटीन है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ग्राम डालते हैं कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स डालते हैं कॉस्टिक सोडा, ठीक है। वैसे ही आपको, ऐसे घर पे तो आपको मिलने वाला नहीं है, तो या तो स्कूल में लेबोरेटरी में आपको एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, ठीक है। तो प्रोटीन जो है उसको टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक सॉल्यूशन बनाना होगा। हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ग्राम्स डालते हैं कॉपर सल्फेट और 10 ग्राम डालते हैं कॉस्टिक सोडा, और इसको मिला के मिक्स कर देते हैं। यानी एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भी है, कॉस्टिक सोडा भी है और कॉपर सल्फेट भी है, ठीक है। आपने मिला के सॉल्यूशन बना लिया। फिर आप क्या करते हैं, जो भी आपका फूड आइटम है जिसके अंदर प्रोटीन है, क्योंकि आपको प्रोटीन टेस्ट करना है ना उसके अंदर है या नहीं, उस फूड आइटम को आप चूरा बना लेते हो पीस पीस के, ठीक है। ग्राइंड कर लेते हो अच्छे से, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हो। तोड़ने के बाद आप उसी टुकड़े वाले ग्राइंड फूड को, जिसको आपने पाउडर बना लिया है या चूरा बना लिया है, आप उसी टेस्ट ट्यूब में डालोगे जिसमें आपने सॉल्यूशन अभी तैयार करा था कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा डाल के पानी में। तो उस सॉल्यूशन में आप इस फूड आइटम को डालेंगे, ठीक है। जैसे ही आप डालेंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, अगर आप उसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, तो उस सॉल्यूशन के कलर में चेंज आने लगेगा। जो उस सॉल्यूशन का कलर है वो हो जाएगा धीरे धीरे पर्पल। और अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि जो भी फूड आइटम आपने उसमें डाला है उसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार रीड कर देता हूँ। प्रोटीन इन द फूड सैंपल आर टेस्टेड बाय कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन। द सैंपल फूड आइटम इज मेड इनटू वेरी डाइल्यूट पेस्ट एंड द कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन आर एडेड टू इट, ठीक है। आपने फूड आइटम का क्या करा, पेस्ट बना लिया, डाइल्यूट पेस्ट, या इसको आप पाउडर भी लिख सकते हो या ग्राइंड फॉर्म भी लिख सकते हो। और उसके बाद आपने उसको उसी टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जिसमें आपने सॉल्यूशन तैयार किया था, ठीक है। और सॉल्यूशन कैसे तैयार होगा? आधा टेस्ट ट्यूब पानी लेना है, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 10 ग्राम्स कॉस्टिक सोडा डालना है, ठीक है। और उसको मिला देना अच्छे से, बन गया सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में आपको ये पेस्ट वाला या पाउडर वाला फूड आइटम डालना है जिसको हम सैम्पल फूड बोल रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि इफ़ द कलर ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन चेंजेस टू पर्पल, द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इज़ कन्फर्म्ड, ठीक है। तो अगर पर्पल कलर आ जाता है सॉल्यूशन का, तो मतलब उस फूड सैंपल में प्रोटीन था, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए फैट्स पे। तो फैट्स, अच्छा इसमें ये याद रखना प्रोटीन में कि जो सॉल्यूशन है उसमें हम क्या ले रहे हैं, केमिकल कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। और आयोडीन टेस्ट वाले में सिर्फ कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, सिर्फ आयोडीन के 2-3 ड्रॉप्स हमें डालने थे वाटर के अंदर, यानी कि बन गया आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद हमें इसमें याद रखना है कि प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है, और वो हमें कौन कौन से फूड आइटम से मिलता है वो भी आपको याद रखना है। तो 2 हैं, एनिमल सोर्स एंड प्लांट सोर्स। तो एनिमल सोर्स में मीट, फिश, मिल्क, चीज़ और एग हैं, और वेजिटेबल में जितनी भी दालें हैं वो सोयाबीन है, बीन्स है, पीस है, चना है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फ़ैट्स की। तो देखो फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड ही है, लेकिन जो फ़ैट है ना उससे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। मतलब देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी गिविंग फूड लिखा हुआ है, और यहाँ पे फैट्स में भी एनर्जी गिविंग फूड्स लिखा हुआ है। तो दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है, बट जो फ़ैट है उससे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। इसीलिए जो फैट्स प्रोवाइडिंग फूड आइटम्स हैं वो हम ज़्यादातर सर्दियों में खाते हैं, आपने देखा होगा। वैसे हम गर्मियों में भी खाते हैं, बट सर्दियों में थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अभी पढ़ते हैं इसके बारे में। तो फैट्स जो हैं वो एनर्जी गिविंग फूड है, और इनसे हमें हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो इससे हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है, और हमारी बॉडी में चर्बी ऐड होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसको हम फैट कहते हैं, ठीक है। तो फैट आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आवर बॉडी। इन फैक्ट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। द बॉडी यूजेस फैट एज अ रिजर्व फ्यूल स्टोर, ठीक है। तो इसमें लिखा है ना कि बॉडी यूजेस फैट एज अ रिजर्व फ्यूल स्टोर, रिजर्व फ्यूल सोर्स।
तो इसका एग्जांपल ऐसे समझ लो, जैसे आपने मेंढक देखा होगा, तो मेंढक जो है वो बारिश के मौसम में तो बाहर आ जाता है, और जब बारिश का मौसम नहीं होता है, जैसे गर्मी का है मौसम या वैसे, तो वो ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा गड्ढे में चला जाता है, खोदता हुआ ज़मीन खोद के जहाँ पे पानी होता है वहाँ अंदर नीचे चला जाता है और ज़मीन के नीचे ही रहता है। ठीक है, तो ज़मीन के नीचे जब मेंढक रहता है तो ज़रा सोचो कि इतने दिनों तक वो खाना पीना कुछ खाता है? कुछ नहीं खाता। तो जब मेंढक इतने दिनों तक कुछ नहीं खाता पीता और वो ज़मीन के नीचे एक ही पोजीशन में रहता है, तो सोचो उसको एनर्जी कहाँ से मिलती होगी। तो क्या होता है कि जब मेंढक ज़मीन पर रह रहा होता है तो वो उस टाइम पे इतना खा लेता है कि उसकी बॉडी में फ़ैट बहुत ज़्यादा स्टोर हो जाता है। तो जब वो ज़मीन के नीचे एक ही पोजीशन में रुका हुआ रहता है ना इतने दिनों तक, तो वो उस फ़ैट को यूज़ कर रहा होता है, इसीलिए वो ज़िंदा रहता है इतने दिनों तक। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, जब हम किसी बुरी कंडीशन बुरी सिचुएशन में फंस जाते हैं, जैसे जंगल में या वगैरह वगैरह, तो एकदम से नहीं मर जाते हम लोग। हमारी बॉडी में जो फ़ैट स्टोर है हम उसको कंज्यूम करते हैं पहले। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ही सेंटेंस लिखा हुआ है, द बॉडी यूजेस फैट एज अ रिजर्व फ्यूल स्टोर। अच्छा, फ़ैट हमें किस किस से मिलता है? फ़ैट हमें मिलता है बटर से, चीज़ से, ऑयल से। दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फैट रिच फूड। ठीक है, इट हेल्प्स बॉडी ऑर्गन टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी एंड प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस। तो हमारी बॉडी से ज़्यादा हीट लॉस नहीं होती है, इसीलिए तो हम सर्दियों में ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। सर्दियों में खाते हैं ना बटर, चीज़, ऑयल बहुत सारा है ना, मूंगफली खाते हैं, ग्राउंड नट, तो उसमें भी यही होता है। काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं बहुत सारा सर्दी में। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फ़ैट होता है, ऑयल होता है, और ये एनर्जी गिविंग फूड है। तो काजू बादाम सब गर्म होते हैं ना, क्योंकि इनके अंदर फ़ैट होता है। जितने भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है और उनको मजबूत रखता है। ठीक है, टू मच फैट डिपोजिशन इज़ हार्मफुल फॉर अवर बॉडी, दिस लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। हाँ, इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट की चीज़ें खाओगे, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हो या बहुत ज़्यादा चीज़ बटर खाए जा रहे हो, लेकिन आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उससे क्या होता है, बॉडी में इतना ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है कि फिर उससे ओबेसिटी हो जाती है। व्हाट इज़ ओबेसिटी? ओबेसिटी को हिंदी में बोलते हैं मोटापा। ठीक है, तो ओबेसिटी को हिंदी में सबसे अच्छा वर्ड है मोटापा। तो इंसान मोटा हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि आप फ़ैट खाइए, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप उसके बराबर एक्सरसाइज भी कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो और आप फैट भी खा रहे हो तो कोई लॉस नहीं है, कोई उससे ओबेसिटी नहीं होने वाली। लेकिन आप सिर्फ खाए जा रहे हो फैट वाले सब्सटेंस वाले फूड, और एक्सरसाइज आप कर नहीं रहे, तो उससे आपको ओबेसिटी हो सकती है। ठीक है, ओबेसिटी मतलब मोटापा, और मोटापा का लॉस ये है कि बीमारियाँ जल्दी पकड़ती हैं। ठीक है, और डे टू डे एक्टिविटीज़ हम इतनी आसानी से नहीं कर पाते जितनी आसानी से एक फ़िट बंदा कर सकता है। ठीक है, इसके बाद अब देखो फ़ैट हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। तो फ़ैट भी हमें दो तरह की चीज़ों से मिलता है, एक तो एनिमल सोर्स से और एक प्लांट सोर्स से। तो अगर एनिमल सोर्स की बात की जाए तो मिल्क है, फ़िश है, मीट है, क्रीम है, बटर है, घी है, एग हैं, ये सारे एनिमल सोर्स ऑफ फ़ैट है। ठीक है, और ऐसे ही अगर वेजिटेबल्स की बात की जाए तो ग्राउंड नट है, तिल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, इन सब से हमें फ़ैट मिलता है। ठीक है, और ये सारे प्लांट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो फ़ैट हमें दो तरह के सोर्सेज से मिल रहा है, एनिमल सोर्स और प्लांट सोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ैट्स क्या होते हैं। फ़ैट्स एनर्जी गिविंग फूड हैं और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हैं हमको एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए हम इन्हें सर्दियों में ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें भी आपको यही दो चीज़ें याद रखनी है कि एनर्जी गिविंग फूड है और ये हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से फूड आइटम से मिलता है। इसके बाद आ जाओ टेस्ट फॉर फैट्स। किस आइटम के अंदर फ़ैट है या किस आइटम के अंदर नहीं है, हमें सपोज़ टेस्ट करना है, तो इसका टेस्ट बहुत ही सिंपल है। आपको कोई केमिकल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक पेपर लेना है, वाइट पेपर। उस पेपर के अंदर आपको सैंपल फूड को दबाना है, ज़ोर से क्रश करना है। मतलब आपने क्या करा, फूड आइटम लिया, उसको आपने वाइट पेपर के अंदर रोल करा और रोल करके कस के दबा दिया, क्रश कर दिया, और फिर वापस उस पेपर को सीधा करना है, फूड आइटम को हटाना है और अपने पेपर को देखना है क्या आपके पेपर में ऑयली पैचेस पड़े हैं या नहीं पड़े हैं। अगर आपके फूड आइटम में ऑयली पैचेस पड़ गए हैं तो इसका मतलब लाइट आर पार जाने लगेगी, वो जो पेपर है थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा लाइट में ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। तो ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है कि आर पार दिखने लगता है हल्का हल्का, क्योंकि पेपर पे अगर ऑयल पड़ जाता है तो वो हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, बहुत कम, है ना, बहुत थोड़ी सी लाइट आर पार जाने लगती है। तो बस इसमें यही करना है। फैट इन द फूड आर टेस्टेड बाय सिंपल पेपर टेस्ट। अ लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल फूड इज रैप्ड इन अ पेपर एंड क्रश्ड।
इफ़ द पेपर गेट्स एन ऑयली पैच द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड इज़ कन्फर्म। ख़त्म। अगर ऑयली पैच पड़ गए तो समझ लो उसमें फ़ैट है, वरना नहीं है। मैंने बताया था ना, जितने भी फूड आइटम हैं सबके अंदर आपको ऑयल मिलेगा। ठीक है। तो इसका कई बार जब लोग बच्चे टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ फूड आइटम्स को जिनके अंदर फ़ैट नहीं भी होता है, उसका टेस्ट सपोज़ मैं कर रहा हूँ और मैंने पेपर के अंदर एक ऐसा फूड आइटम रख दिया जिसके अंदर फ़ैट नहीं है और मैंने ज़ोर से क्रश कर दिया, पर उस फूड आइटम के अंदर सपोज़ पानी भरा हुआ था। वाटर तो हो सकता है ना, जैसे वाटरमेलन है, खरबूजा है ना। तो होता ये है कि बच्चे समझते हैं कि पेपर तो गीला हो गया तो इसके अंदर भी फ़ैट है, बट ऐसा नहीं है। वो वाटर था जिसको आप ऑयल समझ बैठे हो। तो इसलिए इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कई बार जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो पेपर को पहले सुखा लेना होता है। पेपर जब वापस सूख जाएगा ना, तो सूखने के बाद वाटर तो हट हट जाएगा वहाँ से, बट ऑयल उसमें रहेगा। तो अगर सूखने के बाद भी ऑयली पैचेस पड़े हुए हैं तो इसका मतलब उसके अंदर फ़ैट है जो आपने फूड आइटम क्रश करा है। ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, वरना टेस्ट बहुत सिंपल है ये। तो ये हो गया टेस्ट फॉर फैट। इसके बाद बात करते हैं रफेज और फाइबर की। देखो रफेज और फाइबर होता क्या है, इसको समझते हैं पहले। जो भी हम खाते हैं, क्या हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स खाते हैं? हम डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स तो नहीं खाते, हम तो फूड खाते हैं। तो फूड के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनमें फ़ाइबर्स होते हैं। ठीक है। और वो फ़ाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं, निवाला खा रहे हैं, वो जब हम मुंह के अंदर चबाते हैं और चबाने के बाद अब हम उसको निगलते हैं, गटकते हैं गले से नीचे, तो वो एक बॉल जैसा बन जाता है छोटा सा। और वो बॉल बहुत ज़रूरी है। अगर वो हमारे पेट में नहीं जाएगी या हमारे इंटेस्टाइन में नहीं जाएगी तो स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन, फिर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया, होल ग्रेन फ्लोर एंड सीरियल, पोटैटो, फ्रेश फूड और रॉ एंड कुक्ड वेजिटेबल प्रोवाइड रफेज टू अवर फूड। तो इन सब में रफेज होता है। जैसे आप ब्रेड खाते हो तो ब्रेड में क्या है, रफेज है दुनिया भर का, है ना। सब्ज़ी आप कोई खा रहे हो, पोटैटो खा रहे हो, एप्पल खा रहे हो, उसमें रफेज भी तो है। तो न्यूट्रिएंट्स तो आपकी बॉडी को मिल जाएगा, वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो रफेज है उसका क्या होगा, वो हमारी बॉडी में ऐसे ही स्टमक में, इंटेस्टाइन में चलता रहेगा और फिर हम उसको सुबह सुबह लेट इट आउट कर देंगे। ठीक है, बाथरूम में जाके। तो ये रफेज बहुत ज़रूरी है हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इट हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। तो इसके बाद आ जाइए विटामिन्स पे। देखो विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और विटामिन्स हमको बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। हमको थोड़ा थोड़ा भी अगर मिलता रहे तो हमारा काम चलता रहेगा। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडीज़ फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ डिजीज़ेस। देखो भाई, विटामिन हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। यानी अगर मेरे अंदर विटामिन्स हैं तो बीमारियां मुझे जल्दी हार्म नहीं कर सकती, मुझे बीमारी जल्दी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास विटामिन है, बॉडी में न्यूट्रिएंट है। तो विटामिन अगर होगा तो मैं बीमारियों से लड़ सकता हूँ ना। ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज़, गम्स, बोन्स एंड टीथ इन गुड शेप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन एंड देयर यूजेस। तो जो हमारी आँखें हैं, हमारे बाल हैं, हमारे नाखून हैं, हमारे दांत हैं, हमारी हड्डियाँ हैं, ये सब मजबूत रहेंगे। इससे क्या होगा, अगर मजबूत रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना हमारे शरीर के लिए। नहीं तो कोई एक मुक्का मारेगा दांत टूट जाएगा, कोई बाल खींचेगा हमारे तो 4 बाल टूट जाएंगे। और ऐसे अगर चलता रहा तो एक दिन सिर पे सिर्फ 4 ही बाल रह जाएंगे, है ना। हमारे मसूड़े, हमारी आँखें, ये सब अगर ज़्यादा सही रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। उसके लिए हमारी बॉडी को विटामिन्स की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो विटामिन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर क्योंकि हमको बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या याद करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन और फिर उसके बाद फैट्स, उसके बाद विटामिन्स। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक टेबल इसमें अटैच किया हुआ है। इस टेबल में मैंने सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डाली हुई है कि कौन कौन से टाइप के विटामिन होते हैं, उनका सोर्स क्या है, मतलब हमें वो कहाँ से मिलेगा, हम क्या खाएं जिससे हमें वो विटामिन मिलेगा, उसका फंक्शन क्या है, वो विटामिन अगर हमारी बॉडी में होगा तो उससे होगा क्या हमारी बॉडी में, वो किस पार्ट को, हमारे किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करेगा, और अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो उससे कौन कौन से डेफिशिएंसी डिजीज़ होंगे। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब होता है कि सपोज़ आपको प्रोटीन चाहिए और प्रोटीन आपको मिल ही नहीं रहा बहुत लंबे टाइम से, यानी आप कई दिनों से प्रोटीन खा ही नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और उस प्रोटीन की कमी की वजह से जो बीमारियां होंगी उसको हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़ेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे सपोज़ सबसे ऊपर विटामिन ए लिखा हुआ है और अगर मेरी बॉडी को विटामिन ए नहीं मिल रहा है
तो उससे डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या क्या हो सकते हैं, मतलब विटामिन ए की कमी से कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए आपको कहाँ से मिलेगा? लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, ऑरेंजेस से, कैरेट से, पंपकिन, स्वीट पोटैटो। मेरे ख्याल से आप 2-3 एग्जांपल भी याद रख लोगे ना तो इनफ है, फिर भी मैंने इसमें काफ़ी सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? फॉर्म्स एंड हेल्प मेंटेन बोन्स, स्किन, टिश्यूज़ एंड टीथ। विटामिन ए अगर आप लोगे तो आपकी स्किन के लिए, बोन्स के लिए और दांतों के लिए बहुत अच्छा रहता है। डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर आपको विटामिन ए नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आपको हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि आप कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। जैसे आपके सामने बहुत सारी कलर की चीज़ें रखी हुई हैं तो आप कलर पहचान नहीं पाओगे, आपको कलर ठीक से नज़र नहीं आएगा। ग्रीन आपको येलो दिखेगा, येलो आपको कुछ और दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, पर जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होता है उनसे पूछना आप कि कितनी डरावनी सिचुएशन होती है उनके लिए। कलर ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है पुअर विजिबिलिटी एट नाइट। रात को कुछ नज़र ही नहीं आता। जैसे ही दिन में तो आपको नज़र आएगा, रात को कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। ऐसे ही विटामिन बी पे आ जाओ। विटामिन बी बहुत सारे टाइप के होते हैं। देखो, जैसे विटामिन बी 1 है, विटामिन बी 2 है, विटामिन बी 12 है। ठीक है, तो बी 1 पे आ जाते हैं। सबसे पहले विटामिन बी 1 जो है, इसका सोर्स क्या है? ड्राइड हर्ब्स, सनफ्लावर सीड्स, होल ग्रेन्स। होल ग्रेन्स का मतलब सारे अनाज, सीरियल्स, सीसम सीड्स एंड ब्राउन राइस। तो ये सब अगर आप खाते हैं तो आपको विटामिन बी 1 मिलता रहेगा। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? एनेबल सेल्स टू टर्न कार्बोहाइड्रेट इनटू एनर्जी। ये हमारे सेल्स को एनर्जी देता है ताकि वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बना पाए। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है ना, तो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? विटामिन बी 1 चाहिए। और अगर ये आपकी बॉडी में नहीं होगा तो आपको कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाएगा? बेरी। बेरी का मतलब होता है लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ एपेटाइट। आप शरीर से कमज़ोर हो जाओगे, पतले दिखने लगोगे। ठीक है, इसके बाद है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 हमें किससे मिलता है? एलमंड से। एलमंड का मतलब क्या होता है? एलमंड का मतलब होता है बादाम। ठीक है, एस्पैरागस, बनाना, ग्रीन बीन्स, व्हीट ब्रेन, ड्राइड स्पाइसेस, सूखी मिर्च होती है ना जितने भी मसाले वाली, वो सारे, उनसे विटामिन बी 2 मिलता है। इट मेंटेन्स बॉडी ग्रोथ एंड आरबीसी। हमारी बॉडी में आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। हमारा जो ब्लड है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स के जो नंबर हैं हमारे ब्लड में, उनको मेंटेन रखता है और हमारी बॉडी की ग्रोथ को भी मेंटेन रखता है बी 2। ठीक है, और अगर इसकी कमी होगी हमारी बॉडी में तो स्किन डिसऑर्डर हो जाएंगे। ठीक है, होंठ फटने लगेंगे। ठीक है, स्किन बहुत बेकार हो जाएगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। विटामिन बी 12 किससे मिलता है? मटन, फिश, बीफ, लॉबस्टर, क्लैम, एग, ऑयस्टर, क्रैब। मतलब कि जितना भी मीट है, मीट जहाँ से ही मिल रहा है, चाहे मछली हो, चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, मटन हो, चिकन हो, फिश हो, बीफ हो, पोर्क हो, उससे विटामिन बी 12 मिलता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड आरबीसी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब हमारी बॉडी में, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर बहुत सारी नसों का गुच्छा है, उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसकी मेंटेनेंस का काम करता है ये विटामिन बी 12। और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? पेल स्किन मतलब स्किन पीली पड़ जाएगी, आरबीसी कम हो जाएंगे। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स हैं वो कम हो जाएंगे, स्टेमिना कम हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। विटामिन सी पे आ जाओ। विटामिन सी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी तो आप ये समझ लीजिए हर बीमारी से लड़ने के काम आता है। विटामिन सी जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं उनसे मिलता है। जैसे आपका नींबू है, मौसम्बी है, संतरा है, ठीक है, कलीफ्लावर, पपाया, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, गुआवा, इन सब से विटामिन सी मिलता है। आंवला है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं ना, इनसे मिलता है विटामिन सी। इट प्रमोट्स हेल्दी गम्स एंड टीथ। तो विटामिन सी से इसमें मुझे एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी, स्किन बहुत अच्छी रहती है। अगर आप देखेंगे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग क्या कहते हैं, संतरा, मौसम्बी का जूस, ये सब, नींबू वगैरह ये सब खाते हैं, तो उससे स्किन एकदम बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन एकदम सॉफ्ट सी हो जाती है, आपने देखा होगा। तो हमारे जितने भी गम हैं, टीथ हैं, स्किन है, इनसे ये सब हेल्दी रहते हैं। ठीक है, आँखें भी मजबूत रहती हैं। मजबूत इन द सेंस मतलब आई साइट अच्छा हो जाता है। मजबूत का मतलब ये मतलब नहीं है कि पत्थर जैसी हो जाती हैं। तो विटामिन सी की कमी से जो है गम डिजीज़ होते हैं। गम डिजीज़ का मतलब है हमारे मसूड़े ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, विटामिन डी पे आ जाओ। विटामिन डी जो है हमें कहाँ से मिलता है? सनशाइन,
मशरूम, लिवर, फिश और एग से। तो ये लिवर वो वाला लिवर नहीं है जो हमारे अंदर लिवर होता है, लिवर एक खाने का आइटम है, ठीक है। तो सनशाइन, सनशाइन से देखो हमें विटामिन डी मिलता नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि धूप में खड़े हो जाएंगे तो विटामिन डी मिलेगा, ऐसा नहीं है। विटामिन डी हमारी बॉडी में पहले से ही होता है, जो भी हम खाना पीना खाते हैं उसकी वजह से। सनलाइट उसको सिर्फ एक्टिवेट कर देता है, मतलब चालू कर देता है, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है बट काम नहीं कर रहा है विटामिन डी। तो सनलाइट विटामिन डी को एक्टिवेट कर देता है बस, ठीक है। तो सनशाइन, मशरूम, लिवर, फिश, एग, इन सब से मिलता है विटामिन डी। इट इज़ नेसेसरी। हाँ, विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा धूप से को हड्डी मजबूत होगी, ऐसा बोलते हैं ना। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि विटामिन डी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, सनलाइट पड़ेगी वो एक्टिवेट हो जाएगा और फिर हमारी हड्डियों के लिए वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो टीथ भी तो हड्डी के ही होते हैं। और अगर विटामिन डी हमको नहीं मिलेगा तो हमें हो जाएगा रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब होता है हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उसमें, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो गूगल पे ये रिकेट्स डाल के देख सकते हो, आपको इमेजेस देखोगे तो आप खुद ही डर जाओगे, ठीक है। तो वीकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, तो हमारी हड्डियाँ जो हैं जितनी ज़्यादा मजबूत हो उतना ही अच्छा है, पर विटामिन डी नहीं होगा हमारे पास तो हमारी हड्डियाँ सॉफ्ट और कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद विटामिन ई पे आ जाते हैं। विटामिन ई हमें किससे मिलता है? सोयाबीन, रेड चिली पाउडर, पाइन नट्स, एप्रिकॉट्स, ग्रीन ऑलिव्स एंड कुक्ड स्पिनच। पालक से, लाल मिर्च से, सोयाबीन ऑयल से, है ना, इन सब से मिलता है। तो इट हेल्प्स इन प्रोसेसिंग विटामिन के, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो विटामिन ई अगर हमारे पास होगा तो विटामिन के का फॉर्मेशन ये करेगा, मतलब विटामिन ई अगर है तो विटामिन के अपने आप बनना शुरू हो जाएगा या उसके बनने के प्रोसेस में मदद करेगा, और आरबीसी बनने में भी हेल्प करेगा। आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो अगर विटामिन ई आपके पास नहीं है तो उससे आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी? मसल वीकनेस, मतलब हमारे मसल्स कमज़ोर हो जाएंगे, एंड ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स इन द नर्व इम्पल्स, ठीक है। ट्रांसमिशन प्रॉब्लम इन नर्व इम्पल्स का मतलब ये है कि जो हमारी नर्व्स हैं वो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं ना, तो ये जो हमारी नर्व्स हैं ये मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगी, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ ट्रांसमिशन प्रॉब्लम इन नर्व इम्पल्स। इसके बाद आता है विटामिन के। विटामिन के कहाँ से मिलता है? सोयाबीन ऑयल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल, मतलब हरी सब्जियों से। इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन का मतलब होता है खून का जमना, तो खून जमना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको चोट लग गई, वहाँ से ब्लड निकल रहा है, पर आपने देखा होगा खून जम जाता है फिर थोड़ी देर बाद। तो जब खून जम जाता है तो खून बहना रुक जाता है। सोचो अगर खून जमेगा ही नहीं तो क्या होगा? अगर खून नहीं जमेगा तो खून तो वहाँ से निकल के बहता रहेगा ना, तो हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा बहुत सारा। इसीलिए विटामिन के हमारी बॉडी में अगर होगा तो एसेंशियल फॉर ब्लड कोगुलेशन, तो खून जम जाएगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड, देखो लिखा है ना कि अगर विटामिन के नहीं होगा तो इससे क्या बीमारी होगी? एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वाउंड। अगर आपको कोई चोट लग गई तो वहाँ से बहुत सारा ब्लड बहता रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ विटामिन थे, उनके सोर्सेज, फंक्शन और डेफिशिएंसी डिजीज़ थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विटामिन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बाद आगे चलते हैं, मिनरल्स पे आ जाइए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास 5 तरह के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। तो बाकी तो सारे हमने पढ़ लिए हैं, अब हम आते हैं मिनरल्स पे। तो मिनरल्स आर यूज्ड बाय आवर बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन लाइक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स, मेंटेनिंग द हार्ट बीट एंड मेकिंग हार्मोन्स। हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, तो हार्मोन्स बनाने के काम आता है। हमारी हार्ट बीट जो है वो उसका एक रिदम है, उसको मेंटेन करने के काम आता है, हड्डियों को मजबूत करने के काम आता है, और बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें खुद भी नहीं पता। हमारी बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन्स हैं, तो उनके मेंटेनेंस में, उनके प्रोसेसिंग में हेल्प करता है मिनरल्स। तो द 5 मेजर मिनरल्स आर कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये 5 इम्पॉर्टेंट और मेन मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ मिनरल रिच फूड इंक्लूड्स लीफी वेजिटेबल, फिश एंड बीन्स। तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलते हैं मिनरल्स? फिश से, हरी सब्जियों से और बीन से। तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि फल और सब्जियां कितनी ज़रूरी हैं हमारे लिए, कितने सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें इनसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मिनरल्स लिखे हैं, उनके सोर्स, फंक्शन और उनकी कमी से होने वाली बीमारियाँ, जैसे कि कैल्शियम।
ये हमें कहाँ से मिलेगा? डेयरी प्रोडक्ट से। डेयरी प्रोडक्ट मतलब चीज़, बटर, मिल्क, घी, पनीर, ये सारी चीज़ें। सैल्मन, कैबेज, केल एंड ब्रोकली, ब्रोकली, इन सब चीज़ों से हमें कैल्शियम मिलता है। तो कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। एसेंशियल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम एंड हेल्दी बोन्स। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सी बीमारी होगी? वीक बोन्स, लोअर देन नॉर्मल बोन डेंसिटी एंड स्टंटेड ग्रोथ। हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी और हमारी बोन डेंसिटी भी कम हो जाएगी। बोन डेंसिटी कम हो गई तो आप ऐसे समझ लीजिए हड्डियाँ सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, जो कि बहुत ही बेकार है। इसके बाद है फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस है वो हमें किससे मिलता है? लीन मीट से, ग्रेन से और मिल्क से। इट इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी। हमारी बॉडी में एसिड और बेस का बैलेंस रहता है। ना हमारी बॉडी एसिडिक है, ना ही हमारी बॉडी बेसिक है ना। हमारी बॉडी न्यूट्रल है। किसकी वजह से? फॉस्फोरस की वजह से। और अगर ये नहीं होगा तो हमारी बॉडी में लॉस ऑफ एपेटाइट, बोन फ्रेगिलिटी, मसल वीकनेस, पुअर फिजिक, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। मसल वीक हो जाएंगे, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आयोडीन की। तो देखो आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? आयोडाइज सॉल्ट से मिलता है और सी फूड से मिलता है। सी फूड में जितने भी समुद्री जीव जो लोग खाते हैं, जैसे केकड़े खाते हैं, कुछ लोग क्रैब्स खाते हैं, है ना, और भी बहुत सारे लॉबस्टर खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो समुद्र से जानवर हमें मिलते हैं और हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो उनसे मिलता है आयोडीन। और वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम लोग जो जनरली हैं, सब लोग तो नहीं खाते सी फूड। तो जो आयोडाइज सॉल्ट है, जो टाटा नमक है जो तुम्हारे घर में आता है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने पहले से आयोडीन डाल के भेजा हुआ है। तो आप अगर वो नमक खा रहे हो सब्ज़ी में डालकर भी, तो आपको आयोडीन मिल रहा है। और ये बहुत ही कम चाहिए होता है हमको। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा आयोडीन चाहिए मुझे। आयोडीन बहुत कम भी अगर मुझे मिलेगा एक दिन में तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सी फूड और आयोडाइज सॉल्ट से हमें आयोडीन मिलता है। और फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। देखो जब आप 8th क्लास में या 9th क्लास में आ जाओगे ना, तब आपको हार्मोन से रिलेटेड एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो हार्मोन बनाता कौन है? वो यही सारे विटामिन और मिनरल्स बनाते हैं। तो लिखा है ना यहाँ पे, आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन को बनाता है। और अगर आयोडीन नहीं होगा तो बीमारी कौन सी होगी? तो गाइटर हो जाएगा हमें। गाइटर में क्या होता है? गला बहुत मोटा हो जाता है। अपने ये जो हमारा गला है जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, ये इतना मोटा हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा, मैं बोलने के लायक भी नहीं रहूँगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थायराइड हार्मोन बन नहीं पाता है। तो आयोडीन थायराइड हार्मोन बनने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको आयोडीन नहीं मिल रहा तो थायराइड हार्मोन भी नहीं बनेगा, और थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाएगा। लिखा है ना, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। और साथ में मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है, आप मेंटली बीमार इल हो सकते हो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सोडियम पे। सोडियम कहाँ से मिलता है? सॉल्ट से, जो हम नमक खाते हैं, ठीक है। इट ही हेल्प्स कीप कंट्रोल ऑन ब्लड प्रेशर। ये हमारे ब्लड प्रेशर का कंट्रोल मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, ठीक है। और इसकी कमी से हमें नोज़िया और इरिटेबिलिटी हो जाएगी, मतलब चक्कर आएंगे या आप इरिटेशन फील करोगे किसी भी चीज़ से, सोडियम की कमी से। और इसके बाद आता है आयरन। आयरन हमें कहाँ से मिलता है? ग्रेन से, जितने भी ग्रेन है, एग से, लीफी वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां और मीट से, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन इन आरबीसी। हमारा जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर होता है हेमोग्लोबिन, तो उसकी फॉर्मेशन के लिए आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी कमी से हमें हो जाएगा एनीमिया। अनीमिया, वीकनेस, फैटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, अनीमिया, ठीक है, ये सारी बीमारियाँ हो जाएंगी। इसके बाद आता है वाटर। तो देखो मैंने आपको बताया था रफेज और वाटर भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो रफेज तो हम पढ़ चुके हैं पीछे, अब बात करते हैं वाटर की। तो देखो ऑलमोस्ट 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ वेट इज़ वाटर। हमारी पूरी बॉडी का जो 70% वेट है वो वाटर का ही होता है। वाटर इज़ नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर गुड हेल्थ। इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो सब्सटेंस हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या नहीं जाते हैं? जाते हैं ना। जैसे अगर तुम पानी नहीं पियोगे, जैसे सपोज़ आपने खाना खाया और उसके अंदर, फूड के अंदर न्यूट्रिएंट था प्रोटीन, तो प्रोटीन क्या सिर्फ पेट में रहेगा? वो प्रोटीन पूरी बॉडी में जाएगा ना, सभी मसल्स में, ब्रेन में, सब जगह। तो उसको लेकर जाएगा कौन? वाटर। क्योंकि एक्चुअली वैसे तो ब्लड लेकर जाता है, पर अगर वाटर नहीं होगा ना तो फिर ब्लड जो है बहुत गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड आवर बॉडी। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए भी वाटर चाहिए।
इट हेल्प्स टू रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर, हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हमें वाटर चाहिए। ये सारे यूजेस हैं वाटर के, ठीक है। इट इज़ नीडेड फॉर वेरियस केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड अवर बॉडी ड्यूरिंग द डाइजेशन एक्सक्रीशन। जितने भी केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं डाइजेशन में, एक्सक्रीशन में, उसमें रिक्वायरमेंट है वाटर की। अच्छा, वाटर हमें कहाँ से मिलता है? क्या सिर्फ पानी पीने से ही मिलता है? पानी पीने से तो पानी मिलता ही है, इसके अलावा मिल्क है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जूस हैं, इन सब से भी हमें वाटर मिलता है। जैसे मान लो मैंने वाटरमेलन खाया, तो वाटरमेलन के अंदर तो पहले से ही 90% पानी है, तो उससे हमें को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? खरबूजा खा रहे हैं, उसके अंदर भी वाटर होता है, तो इन सब से भी हमें वाटर मिल जाता है, फ्रूट से, वेजिटेबल से, जूस से, मिल्क से, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर। इसके बाद आता है डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। देखो भाई, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस होते क्या हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया था। अगर कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में नहीं है या आप नहीं खा रहे हो काफ़ी लंबे टाइम से, तो उसकी कमी से जो बीमारी होगी उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, डिजीज़ेस दैट अकर फ्रॉम द लैक ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज़ेस, ठीक है। दीज डिजीज़ेस कैन बी ट्रीटेड बाय अ प्रॉपरली बैलेंस्ड डाइट। तो सिंपल सी बात है, अगर मुझे उससे बचना है बीमारी से, तो मैं क्या करूं? सपोज़ प्रोटीन की कमी से मुझे कोई बीमारी हो गई, ठीक है, और मुझे ठीक होना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल सी बात है भाई, प्रोटीन वाला फूड खाना शुरू कर दूंगा, है ना, ठीक हो जाऊंगा। तो दीज डिजीज़ेस कैन बी ट्रीटेड बाय प्रॉपरली बैलेंस्ड डाइट। इफ़ द बॉडी इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन, वी गेट विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इसमें बोल रहा है अगर आपकी बॉडी में विटामिन नहीं है तो आपको वो बीमारियाँ होंगी जो विटामिन की कमी से होती हैं। इफ़ मिनरल्स आर डेफिशिएंट देन वी गेट मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर आपकी बॉडी में मिनरल नहीं है तो मिनरल से रिलेटेड डेफिशिएंसी डिजीज़ होंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा है आयरन डेफिशिएंसी लीड्स टू अनेमिया, आयरन नहीं है तो अनेमिया हो जाएगा। फॉस्फोरस डेफिशिएंसी लीड्स टू वीक बोन्स एंड टीथ, फॉस्फोरस नहीं है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी या दांत कमज़ोर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ विटामिन और मिनरल्स लिखे हुए हैं और उनसे होने वाली बीमारियाँ भी लिखी हैं और उनके सिम्टम भी लिखे हैं। सिम्टम का मतलब होता है कि कैसे पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। जैसे किसी बीमारी में हमारे हाथ फूल जाएंगे, पैर फूल जाएंगे, बुखार आएगा या क्या होगा, ठीक है। तो विटामिन एंड मिनरल्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हो सकता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है? पुअर विजन और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस, मतलब अंधेरे में आपको पूरी तरह से दिखना बंद हो जाएगा और आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी बेरी मतलब वेट लॉस, वीक मसल, मैंने बताया था ना पीछे, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा हम रिवाइज़ कर रहे हैं एक तरह से। तो बेरी जो है वो एक वेट लॉस उसमें हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है शरीर, वज़न बहुत कम हो जाता है, ठीक है, कमज़ोर दिखोगे सूखे से। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है ब्लीडिंग गम्स, आपके मसूड़ों में से खून निकलना शुरू हो जाएगा, सोचो कितना गंदा लगेगा, है ना। तो विटामिन डी पे आ जाओ। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, रिकेट्स, सॉफ्ट टेंडर एंड वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियाँ, सॉफ्ट हड्डियाँ, और उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी और उनकी बोन डेंसिटी भी कम हो जाएगी, है ना। विटामिन ई की कमी से हो जाएगा क्रॉन्स डिजीज़ेस। क्रॉन्स डिजीज़ेस में क्या होता है? स्किन पीली पड़ जाती है ना, रैपिड एजिंग होने लगती है, ऐसा कम उम्र का बंदा भी ज़्यादा एज का लगने लगता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से होता है हेमरेज। हेमरेज में क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग विद डिले इन क्लॉटिंग। हमने पीछे पढ़ा था ना, विटामिन के अगर नहीं होगा हमारी बॉडी में तो खून नहीं जमेगा, और खून नहीं जमेगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, तो वही है ये, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा? कैल्शियम की कमी से होती हैं ब्रिटल बोन्स। मैंने बताया था ना, हड्डियाँ जो है हमारी मजबूत नहीं रहेंगी, तो हड्डियों से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। आप यहाँ चाहें तो ये जो है ये लिखा है ना ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमैलेशिया, ये ना लिख करके आप ये भी लिख सकते हो वीक बोन्स। इतना ज़्यादा टेक्निकल वर्ड याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे वीक बोन्स लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये सॉफ्ट बोन्स लिख सकते हैं। इसके बाद है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस की कमी से बैड टीथ एंड रिकेट्स, हड्डियों, ये भी हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां होंगी, है ना। अनट्विस्टेड लेम्स, अनफॉर्म टीथ, टेढ़े मेढ़े दांत, टेढ़े मेढ़े हाथ पैर हो जाएंगे, ठीक है। आयरन की कमी से अनीमिया होता है। अनीमिया मतलब लो रेड ब्लड सेल काउंट, आपका आरबीसी बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। आयोडीन की कमी से गाइटर होता है। गाइटर में मैंने क्या बताया था? गला बहुत मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि थायराइड हार्मोन रिलीज़ नहीं हो पाता है, बन नहीं पाता है, और थायराइड ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाता है। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? गले में होता है, तो इसीलिए इनलार्ज हो जाता है हमारा गला बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए हमें आयोडीन लेना चाहिए। और आयोडीन हमारे को कैसे मिलता है?
वो मिलता है हमें सॉल्ट से, नमक से, क्योंकि नमक में आयोडीन पहले से ही आता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं ओबेसिटी पे। ओबेसिटी मैंने आपको बताया था कि ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, है ना। तो ओबेसिटी इज़ अ मेडिकल कंडीशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस इनटेक फैट रिच फूड। तो फैट रिच फूड अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खा रहे हो और एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको ओबेसिटी हो जाएगी। द एक्सेसिव फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड सो मच एन एक्सटेंट दैट इट स्टार्ट नेगेटिव इफेक्ट ऑन वंस हेल्थ। तो ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, ओबेसिटी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। इसमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं खाना खा के मोटा हो गया हूँ। इससे आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं डे टू डे आप नहीं कर पाओगे। जैसे आप बहुत तेज़ नहीं दौड़ पाओगे, मोटे हो जाओगे, तो बीमारियाँ आपको जल्दी पकड़ेंगी, जल्दी थक जाओगे, स्टेमिना कम हो जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आते हैं बैलेंस डाइट पे। तो देखो बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट का मतलब सिंपल सा है कि आप जो भी खाना खा रहे हो, आपकी थाली में जो भी खाना है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप फिट रह सकोगे, क्योंकि तभी तो आपको सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे। मान लो अगर मेरी थाली में सिर्फ रोटियां ही रोटियां हैं, तो क्या उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं? नहीं है, क्योंकि रोटी में तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन तो मुझे मिला ही नहीं। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि रोटी के साथ आपको सब्ज़ी भी मिलती है, दाल भी मिलती है, चावल भी मिलते हैं, मीट भी मिलती है, अंडा भी मिलता है, दही भी मिलता है, नींबू भी मिलता है, सलाद भी मिलती है, मिर्च भी मिलती है, प्याज भी मिलता है। सब मिलता है कि नहीं मिलता? और बेटा अगर नहीं मिलता ना, तो खाना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं लोगे तो आपको डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हो जाएंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो फिर कुछ ऐसे इफेक्ट पड़ेंगे जो आपको दिख नहीं रहे होंगे, पर आपकी बॉडी में उस चीज़ की कमी हो जाएगी, फिर आप कमज़ोर हो जाओगे। ठीक है। तो व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट? A balanced diet is one that contains all those food items which provide all the different types of nutrient in adequate amount necessary for maintaining good health. इसका मतलब क्या हुआ? बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट है, एक ऐसा भोजन है जिसमें कि सभी फूड आइटम्स हैं, वो सभी फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं इन एडिक्वेट अमाउंट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, जो कि गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अ डाइट शुड कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर एंड वाटर। और मैंने आपको बताया भी था कि न्यूट्रिएंट्स जो हमने 5 पढ़े थे, मिनरल, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इसके अलावा डाइटरी फाइबर और वाटर भी हमें चाहिए होता है। तो इसमें ये भी लिखा हुआ है कि डाइट शुड ऑल्सो कंटेन गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर एंड वाटर एज वेल। तो अगर ये सब होगा तो हम उसको कहेंगे बैलेंस डाइट। सच अ डाइट इज़ नोन एज बैलेंस डाइट। और इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत ही आसान और मज़ेदार चैप्टर था। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।